बिहार सरकार की ओर से राज्य में जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बना दिया गया है। सरकार ने आम जनता को हर घर ही बैठे रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल और पेपरलेस निबंधन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराने का भी ऐलान किया। बिहार कैसे डिजिटल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्ण पेपरलेस किया जाएगा। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हाजीपुर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शनिवार को शुरुआत की। मतलब कागजातों के झंझट से जमीन की रजिस्ट्री में मुक्ति मिलेगी। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा शामिल है। सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। ईज ऑफ लिविंग के तहत सम्राट सरकार बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। हाजीपुर निबंधन दफ्तर में होम रजिस्ट्रेशन और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत हुई। इस मौके पर सुविधा का लाभ उठाने वाली पहली महिला को सम्मानित भी किया गया। निबंधन कार्यालय पहुंची, पेपरलेस सुविधा का कितना फायदा हुआ? बहुत। कुछ कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर की हैं। हाजीपुर से। तो पेपर पर उतना जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं। तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। पेपरलेस निबंधन से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। खरीदार विक्रेता को जानकारी और दस्तावेज डिजिटली अपलोड करने होंगे। ऑफलाइन कागजात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिचौलियों से पूरी राहत मिलेगी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, दलालों की जरूरत नहीं होगी और साथ ही समय भी बचेगा। घर बैठे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधा मिलेगी, उसके तहत 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री की विशेष सेवा भी मिलेगी। इसके साथ ही डीड राइटर्स को लाइसेंस प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। इससे लैंड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। हाजीपुर से न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने अवैध हथियार के कारोबार, ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। आज भागलपुर, गयाजी और नालंदा जिलों में एसटीएफ ने धावा बोलते हुए अवैध हथियारों की मिनी गन फैक्ट्री, कई अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही आर्म्स डीलर को भी धर दबोचा है। पुलिस अब सीधे अपराध की जड़ को ही खत्म करने के मूड में है। बिहार में एसटीएफ और पुलिस अब अपराध के जड़ को निशाना बना रही है, ताकि अपराधियों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया जाए।
स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें शनिवार को 3 जिलों में दबिश दी। एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। गयाजी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में भी बिहार और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। भागलपुर में पुलिस ने हथियारों के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद मिराज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मैसर, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जब्बार मंसूरी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित कई हथियार, कारतूस और आर्म्स बनाने के सामान के साथ ही लेथ मशीन और औजार भी जब्त किए गए। तो वहीं बिहार एसटीएफ ने गयाजी और नालंदा में भी जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। दोनों ही जगह मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। गयाजी के नीमचक बथानी और नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कई अवैध हथियार बनाने का सामान और लेथ मशीन सहित कई औजार जब्त किए गए। दोनों ही जगहों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गयाजी में सनोवर खान को पुलिस ने उनके साथी अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस के साथ अरेस्ट किया, जबकि नालंदा से भी एक की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों के पास से 8 देसी कट्टा, कारतूस और लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है। बिहार में एसटीएफ ने अवैध हथियार, ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ हाल के दिनों में कई बड़ी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं। नालंदा, गयाजी और भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ और तस्करों की गिरफ्तारी को अपराध की जड़ तक पहुंचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस की सख्ती से अपराधियों की कमर टूटने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह के साथ गयाजी से एलएन लिली और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मॉनसून की लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं बारिश के बीच जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। राजधानी पटना में सचिवालय से लेकर अस्पताल तक पहली मूसलाधार बारिश में ही पानी दिखा, जिसके बाद नगर निगम की टीम भी एक्शन में दिखी। सवाल है कि नगर निगम की ये तेजी बारिश से पहले क्यों नहीं दिखती है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में झूम के बरसे बदरा, गर्मी से मिली राहत, फसल को लाभ, जल जमाव से बिगड़े दिख रहे हालात। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बिगड़े मौसम में खुद का रखें ख्याल। मॉनसून का इंतजार बिहार में लोगों को बेकरार कर रहा था, लेकिन शनिवार को जब बरसात हुई तो बिहार में पटना सहित 26 जिले में मौसम विभाग को ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। मूसलाधार बारिश का असर राजधानी से लेकर जिलों तक साफ दिखा। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। खेत में खड़ी फसल को लाभ पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से बारिश की कमी के कारण जहां फसलों को नुकसान, रोपनी की कमी हो रही थी, वहीं आज लगभग बिहार के तमाम जिलों में 26 से ज्यादा जिलों में जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है। और राजधानी अगर पटना की बात करें तो यहाँ सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और इससे उमस भरी जो गर्मी है, इससे लोगों को राहत मिली है। पटना में एक तरफ मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो बारिश का साइड इफेक्ट भी दिखा। बिहार का मुख्य सचिवालय जहां सीएम और तमाम मंत्रियों के साथ आला अधिकारी बैठते हैं, वहां जल जमाव के हालात दिखे। बारिश के बीच तस्वीर तो खूबसूरत दिखी, लेकिन जल निकासी के बेहतर इंतजाम नहीं होने से जल भराव भी दिखा। आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार अधिकारियों का जो है वो आना जारी है और यहाँ पे जो स्थिति है वो देखी जा रही है कि यहाँ पे जल जमाव जो है वो ठीक करने की जरूरत है। कहाँ आप आ रहे हैं, किधर से? पटना जंक्शन तरफ से। अच्छा, कहाँ जाना है? सचिवालय जाना है। सचिवालय पूरा पानी भर गया है? ना सर, पानी तो भर गया है। पूरा जूता उता सब सारा भी क्या करे सारा, बारिश के मौके में तो सारा डूब गया, पानी निकल नहीं रहा है। नहीं निकल रहा, निकासी कहाँ?
देर रात से ही जारी बारिश से निचले इलाकों में परेशानी भी बढ़ती दिखी। पटना के LNJP अस्पताल में कैंपस से लेकर वार्ड तक पानी भरा दिखा। मरीज और उनके परिजन घुटने भर पानी से होकर आते जाते दिखे। लोगों की परेशानी देखकर नगर निगम की टीम एक्शन में आई और तत्काल लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से जल निकासी की व्यवस्था की गई। लेकिन जब तक अस्पताल में पानी भरा रहा, मरीजों की जान संक्रमण फैलने को लेकर अटकी रही। तेज बारिश और कई इलाकों में जल जमाव के हालात को देखते हुए नगर निगम की टीम सड़क पर उतरी। नगर आयुक्त के साथ बुडको के MD खुद मॉनिटरिंग में जुटे रहे। कई संप हाउस जाकर हालात का जायजा लिया और अधिकारी कर्मचारी को जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के निर्देश दिए। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में हो रहे जल जमाव ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। पटना के कई इलाके जलमग्न दिख रहे हैं। नगर निगम की टीम एक्शन में दिख रही है। जल निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये तेजी अगर बारिश शुरू होने से पहले दिखाई जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं आते और लोग बारिश का जी भर के मजा ले सकते थे। उम्मीद है कि नगर निगम का एक्शन लगातार जारी रहेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि S. नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बांका से बड़ी खबर बताते हैं। नहाने के दौरान डूबे हैं 5 युवक। 2 युवक की मौत से हड़कंप मच गया। 3 युवक की जान बचाई गई है। बेलहर के बदुआ डैम की घटना बताई जा रही है। मुंगेर के संग्रामपुर के दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। अभिनव और गौरव सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। तो बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नहाने के दौरान 5 युवक डूब गए थे, जिनमें से 2 युवक की जान चली गई है। 3 युवक की जान बचाई गई। जानकारी के मुताबिक बेलहर के बदुआ डैम के पास ये घटना घटी है। मुंगेर के संग्रामपुर के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां अपहरित युवक का अथमल गोला से शव मिला है। पटना से युवक का अपहरण हुआ था। कोतवाली इलाके के दूध मार्केट से युवक लापता हुआ था। सीसीटीवी में युवक और कुछ लोगों के बीच झड़प की तस्वीर भी आई थी। परिजन लगातार पुलिस से युवक को खोजने की मांग कर रहे थे। पुलिस की कार्यशैली को लेकर अब परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपहरित युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक का अपहरण किया गया था और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे और इस फुटेज में नजर भी आ रहा था कि जो पीड़ित युवक है उसकी किसी लोगों के साथ झड़प भी होती है, जो तस्वीर भी सामने आई थी। पुलिस की टीम से लगातार मांग की जा रही थी सकुशल बरामदगी की, लेकिन आज ये शव बरामद किया गया है और पुलिस के इस रवैये से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। परिजनों की नाराजगी देखने को मिल रही है। परिजन लगातार पुलिस से युवक को खोजने की मांग कर रहे थे, लेकिन आज शव बरामद किया गया है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अपहरित युवक का अथमल गोला से शव मिला है। जानकारी के मुताबिक पटना से युवक का अपहरण किया गया था। पटना के कोतवाली इलाके के दूध मार्केट से युवक लापता हो गया था, जिसकी तस्वीर भी बाद में सामने आई। खोजबीन शुरू हुई तो सीसीटीवी कैमरे में युवक और कुछ लोगों के बीच झड़प की तस्वीर भी आई थी। सासाराम में लालगंज के नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मौत के बाद शव की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी, लेकिन 7 घंटा गुजरने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके लिए गोताखोर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। हर गुजरते पल के साथ परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला नहर के किनारे वॉकर के सहारे टहल रही थी और इसी दौरान फिसलकर नहर में गिर गई। एसडीआरएफ की टीम नहर में डूबी महिला की तलाश में जुटी है। सासाराम के इसी लालगंज नहर में जियाच्छा देवी एक महिला है, लगभग 76 वर्षीय, वो डूब गई हैं और उसको लेकर जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगाई गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है टीम है वो लगी हुई है। चूँकि एक महिला पानी में अचानक डूब गई हैं। बताया जाता है कि वो टहलने के लिए जब निकली थी उसी दौरान ये हादसा हुआ है और लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है वो छानबीन में लगी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार ये, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी अधिक है और खेती किसानी का समय है, ऐसे में नहरों में पानी अधिक है, बरसात भी हो रही है। जी कैसे घटना ही घट गई? सुबह टहलने के लिए निकली थी। निकलने के क्रम में वो जो बाकर है ना, वो बाकर
शायद ये मिस हुआ और जो है सीढ़ी से मैंने पलट गई। अच्छा, पैर से चलने में ही थोड़ा ही थी। हाँ, वो डैमेज था दोनों में। जो पुत्र हैं, आप देख सकते हैं कि टीम लगातार लगी हुई है और जो गोताखोर हैं वो भी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल उन्हें सफलता नहीं मिली है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। परिश्रम से बहुत कोशिश किए हैं, इसमें पहले झग्गड़ डाले हैं, उसके बाद गोताखोर गया है, अंदर तक गया था। मैंने बहुत कोशिश किए हैं, नहीं मिला है। पानी में करंट ज़्यादा है, हो सकता है बॉडी थोड़ा आगे बढ़ गया हो। बेगूसराय में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली का करंट लगने से एक निजी शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। पूरी घटना लाखो थाना के धबौली वार्ड नंबर 8 की है। मृत शिक्षक का नाम राम भवन सिंह है। बताया जा रहा है तेज आंधी बारिश में उनके घर सामने पेड़ गिर गया था। पेड़ को हटाने के दौरान बिजली के गिरे तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, जबकि बिजली विभाग को तार टूटने की जानकारी दे दी गई थी। लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने में जुटी हुई है। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच तेज हो गई है। इस मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने भरत तिवारी की मां और पिता पहुंचे। उन्होंने अपना बयान आयोग के अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के सामने दर्ज कराया। आयोग की ओर से बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया गया था। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक दोनों का अलग अलग बयान लिया गया। इसके बाद अब आयोग के सामने 13 जुलाई को भरत के भाई और भाभी को बुलाया गया है। बयान दर्ज कराने के बाद भरत के माता पिता ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा की मांग की है। गवाही के दौरान आयोग के ऑफिस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के युवक भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर के देखिए, आज जो है न्यायिक जांच आयोग के समक्ष जो उनके मां और पिता हैं वो पहुंचे थे और जज साहब के समक्ष उन्होंने गवाही दी है, जिसको लेकर के देखिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके माता पिता की आज गवाही कराई गई। यही न्यायिक जांच आयोग का जो कार्यालय है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कैंपस में अवस्थित है और यहीं पर जो है उनके जो परिवार है, उनके माता पिता है, उनका गवाही किया गया है। और जो गवाही के लिए है भरत तिवारी के पिताजी पहुंचे। चाचा, आज गवाही भइल ह, का कहब जज साहब करुआ का बताइए? ना ये सब बात भइल के कैसे कैसे ये सब बात। हां, करुआ का चाहता मैंने कैसे बेटा के न्याय मिले? और अब का होगा। देखिए ये भरत तिवारी के पिता है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। आप जान भाई तो तन बोली है साहब। देखिए उम्मीद बा अब मिला के बाद तेजी से चल रहा चला था, तब मिला के बाद न पता चला इंसाफ मिल गई। सब फांसी पर टंगा जाई तब जानल कि हमारा मिल गई इंसाफ। अभी ना दोषी अभी देखिए एसटीएम बा, एसटीएम के हाथ बा, एमे डीएसपी बा, एमे इंस्पेक्टर मलकार बा, ओकरा बाद एसटीएफ के जवान अच्छा है तू बा। तो सब बात बतानी सब बतानी जे बा सबके नाम बता दे। सबके नाम? अच्छा, घर के और लोग आवे करे, वो लोग ना आई लो समार के पतोई के बैठे चंदन के मंगत। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा दिए गए समय सीमा पर इस मामले में जांच हो पाता है या फिर तिथि और आगे बढ़ती है। कैमूर के कूड़ासन गांव में क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुई गोलीबारी की घटना से पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। भूमि विवाद में युवक की खेल के दौरान गोली मारी गई थी। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने एक कट्टा और एक देसी पिस्टल के साथ 3 खोखा जब्त किया है। घायल युवक पुनीत तिवारी को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस दोनों आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। दिनांक 9/7/26 को शाम में 5:30 बजे बबुआ थाना एसएचओ को सूचना मिली कि कुड़ासन में जो क्रमिक मध्य विद्यालय है वहाँ एक युवक को क्रिकेट खेलने के दौरान गोली मार दी गई। जानकारी मिलने के बाद तुरंत बबुआ एसएचओ वहाँ दलबल के साथ पहुंचे और इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। मेरे द्वारा और एसपी सर के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एसपी सर के द्वारा इस घटना का त्वरित उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी बनाई गई।
गया जी के बेपाड में बिहार के सभी विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू हो गया है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसमें 243 विधानसभा सीटों के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप जनता की आवाज बनिए और सदन में जनता की आवाज उठाइए। जनता आप पर भरोसा करती है, उन्हें न्याय दिलाइए। प्रेम कुमार जी का एक जगह नहीं बैठ सकते, आप चुनकर आते हैं और आप उनकी आवाज बनकर आते हैं, आप पर भरोसा जताते तब यहां पर आते हैं। इसलिए आपको ये सोचना होगा कि किसानों की चिंता कैसे की जा सकती है, युवा साथियों की चिंता कैसे की जा सकती है, महिलाओं का विश्वास कैसे हम जीत सकते हैं, गरीब परिवार की आशा कैसे बन सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको मत देकर एक मजबूत जनप्रतिनिधि बनाया, जवाबदेह प्रशासक के तौर पर आपको खड़ा किया। और यदि आपकी जन भागीदारी लगातार जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, तभी तो उनको न्याय मिल पाएगा। गया जी में बिहार के विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया और इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के कई विधायक शामिल नहीं हुए। कार्यक्रम में शामिल विधायकों ने इसे लाभकारी बताया और इससे काफी कुछ सीखने की बात कहते हुए विधानसभा में अपनी बात मजबूती से रखने में मदद मिलने की उम्मीद भी जताई। इसमें सीखने को मिला जो पहला आज इनॉग्रेशन सेशन था, जिसमें स्पेशली माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब और वाइस प्रेसिडेंट जी का जो मतलब उनका जो उद्बोधन था, उससे वहीं से लगा कि वो ज्ञान गंगा प्रवाह शुरू हो गया है। और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले 2 दिनों में जो विधायकी का काम है और बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं कि हम अपने काम को और सुचारू तौर पे जमीनी स्तर पे भी कर सके, जमीन की बात मजबूती से विधानसभा में रख सके, ये हमें सीखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, विधायकी को कैसे ज्ञान वर्धन हो, उसके लिए प्रोग्राम होता रहता है और अच्छा आयोजन है। और हम लोग समझते हैं ज्ञान की धरती में इसका आयोजन किया गया है, यकीनन है कि ज्ञानवर्धक प्रोग्राम होगा ये। नीतीश कुमार की जगह अब जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी छाप जेडीयू के नई प्रदेश कमेटी में दिखाई पड़ रही है। इस कमेटी की खासियत यह भी है कि कमेटी में कुछ पुराने चेहरों के साथ महिलाओं और अति पिछड़ों पर खासा जोर दिया गया है। जेडीयू की इस टीम में जेडीयू मुख्यालय से लेकर संगठन में बड़ा परिवर्तन हुआ। संगठन की जिम्मेदारी पहली बार महिला अंजुम आरा को मिली है, जो पार्टी मुख्यालय प्रभारी बनी है। वहीं इस बार ऐसे युवाओं को भी जगह मिली है जो युवा के साथ साथ टीम निशांत के साथ प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि नाराजगी कोई मायने नहीं रखती है, नई टीम काफी मेहनती है और यही टीम निशांत कुमार की अगुवाई में आगे ले जाएगी। महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी, यानी कि अगर कहे तो सर कि निशांत कुमार के भी छवि दिखी है टीम में। बिल्कुल निशांत जी का टीम है। निशांत कुमार जी का जो हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो भविष्य है पार्टी का, और पार्टी बहुत भरोसा करके निशांत जी पर चल रही है। देखिए, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का नया संगठन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को जमीन पर उतारता है। मुझे लगता है ये पहली पार्टी है जिसने महिलाओं के ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया है। बनी है, ये संयमित है और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि इसमें युवाओं को भी निशांत जी के आने के बाद प्रतिनिधित्व दिया गया है। अति पिछड़ा समाज की महिलाओं को, समाज के सभी वर्गों को भागीदारी दी है। इस बदलाव में जो है युवाओं को और नए लोगों को लाया गया है। खास करके इसमें अति पिछड़ा और महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दिया गया है और मुख्यमंत्री जी की सोच पहले से ही अति पिछड़ा और महिलाओं पर उनका फोकस शुरू से रहा है। तो हम लोग उनके जो ये जो सोच है, उस सोच को हम लोग आज संगठन के माध्यम से उसको ज़मीन पर लाने का काम किए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर के दौरे पर रहेंगे और सीएम इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, वहां पहुंचेंगे और लेक फ्रंट के कम्युनिटी हॉल में मरीन ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी MIT मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे, जहां से बिहार को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 981 योजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1041 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री MIT कॉलेज सभा स्थल पर जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी का कल जिले में प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसमें सिकंदरपुर लेक फ्रंट को डेवलप किया गया है स्मार्ट सिटी के द्वारा। इसका कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ बुडको के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा जो भी बिहार राज्य में संचालित योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन और शिलान्यास जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज वे में यहाँ से किया जाएगा। इसके संबंध में सारी तैयारी कर ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार यानी कल 12 जुलाई को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर से वो पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुजफ्फरपुर के कम्युनिटी हॉल जो लेक फ्रंट, सिकंदरपुर लेक फ्रंट में यह बनाया गया है, यहाँ पर सम्राट चौधरी पहले पहुंचेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ जो कई वर्षों से जो सिकंदरपुर लेक फ्रंट का निर्माण किया गया है, जो मरीन ड्राइव के नाम से जाना जा रहा है, इसका भी सीएम सम्राट चौधरी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल मुजफ्फरपुर की धरती से पूरे बिहार को कई बड़ी सौगात सीएम सम्राट चौधरी देने वाले हैं। बुडको और नगर विकास की करीब 981 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जो करीब 1041 करोड़ की पूरी योजना है, इसका वह शुभारंभ और शिलान्यास और उद्घाटन जो है सम्राट चौधरी करेंगे और यह मुजफ्फरपुर से करेंगे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के इसी कम्युनिटी हॉल में पहुंचेंगे सीएम और यहां पर आप देख सकते हैं तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारी जिला प्रशासन जोर शोर से लगी हुई है। फिर वह MIT जाएंगे, MIT कैंपस में वहां पर वह जीविका दीदियों के निरीक्षण, जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। फिर वहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे और फिर वहां से 981 योजनाएं, जो करीब 1041 करोड़ की है, जो बुडको और नगर विकास की इतनी योजनाएं हैं, ये पूरे बिहार के लिए जो योजनाएं चल रही है, उसका वह कार्यारंभ भी करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।